हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जी, कक्षा 10 है आपका और पार्ट है इसमें अध्याय 1। पार्ट का नाम है विकास। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है और इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा चैप्टर है जी? अध्याय 1, पार्ट का नाम है विकास और ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है पहला। ठीक है, तो इसमें वन लाइनर वाले प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, किसी देश के विकास के 3 संकेतक हैं। कौन कौन से संकेतक हैं? एक तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है साक्षरता दर और तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता। यानी किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए 3 चीज़ों को मुख्य तौर पर देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, यानी उस देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। साक्षरता दर, यानी वहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है और ये कहाँ पर बना है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में बना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति के साथ 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 ही समानता एवं स्वतंत्रता भी है। यानी विकास तभी समझा जाएगा जब उस देश में समानता हो और स्वतंत्रता हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, यानी विभिन्न देशों की विकास की तुलना के लिए मुख्य पहलू क्या है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक अन्य आधार क्या है? औसत साक्षरता, यानी वहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता उसके विकसित या अविकसित होने को दर्शाता है। यानी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं तो वो देश कैसा है? विकसित है। ठीक है, और यदि स्वास्थ्य सुविधा वहाँ की अच्छी नहीं है तो वो कौन सा देश कहलाएगा? अविकसित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। यानी जब हम क्या करते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय को, आप देखेंगे इसका सूत्र है, फार्मूला है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय और बटे में देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, जब प्रति व्यक्ति ज्ञात की जाती है तो उसमें क्या करते हैं, उस देश की कुल, आप देखेंगे राष्ट्रीय आय को ऊपर लिखा दिया जाता है यहाँ पर, और इसके बटे में जितने भी उस देश की जनसंख्या है उसका भाग दे दिया जाता है, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए उसकी गणना डॉलर में की जाती है। यानी विभिन्न देशों की आय की तुलना करने के लिए क्या करते हैं, उसकी गणना काय में करते हैं? डॉलर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुसार है ना, $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है ना, वह समृद्ध देशों की श्रेणी में आता है। यानी सीधा सीधा मतलब है, यानी प्रति व्यक्ति आय जिस देश की $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वो देश कैसा कहलाएगा? समृद्ध देश कहलाएगा, यानी धनी देश कहलाएगा। नेक्स्ट है अगला, भारत मध्य आय वर्ग के देशों की श्रेणी में है। यानी हमारा देश है भारत मध्यम आय वाला देश है। उसकी आप देखेंगे तो उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? $6,700 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है ना। तो हमारा जो देश है वो मिडिल यानी मध्यम आय वर्ग वाला देश है। उसकी आय कितनी है? $6,700 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है ना। और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2,500 या उससे कम होती है वो
निम्न आय वर्ग वाले देश कहलाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें तीनों प्रकार के देश यानी विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, $, 49,300, और हमारा जो देश है मध्यम आय वर्ग वाला देश है तो उसकी कितनी है भारत की, $, 6,700, और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2,500 या उससे कम होती है वो निम्न आय वर्ग वाले देश कहलाते हैं यानी गरीब देश कहलाते हैं। हमारा देश कैसा है, मध्यम है, आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में जन्मे प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पूर्व मृत होने वाले बच्चों का अनुपात है, यानी इसमें शिशु मृत्यु दर। इसके बाद नेक्स्ट है 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है, यानी कि जिसकी आयु की साक्षरता दर में क्या देखा जाता है, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है तो वह किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना जानता है तो वो क्या क्या कैसे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हरियाणा है, यानी हमारे देश में सबसे धनी राज्य कौन सा है, हरियाणा है, ठीक है। और सबसे गरीब राज्य की बात करें तो हमारा बिहार है। तो यदि हम अपने देश की, भारत देश की प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, केरल में, और सबसे कम साक्षरता बिहार में है। और ये यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे धनी राज्य हमारा देश का हरियाणा है और सबसे गरीब राज्य हमारे देश का बिहार है। यदि साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त सुविधाएं हैं, यानी केरल राज्य है, छोटा सा राज्य है, यहाँ शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम है, यानी शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पर है, केरल राज्य में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है। इसके बाद में अगला है HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो इसमें देखिए HDI का क्या अर्थ हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। HDI के प्रमुख सूचक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, औसत साक्षरता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है, यानी भूमिगत जल क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, यानी कि संसाधन जो नवीकरण होते हैं, नवीकरण क्या होते हैं, जिन्हें काम पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं या उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कच्चा तेल होता है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत कच्चे तेल का आयातक है, यानी हमारा देश भारत कच्चे तेल का क्या करता है, आयात करता है। आयात क्या होता है, दूसरे देशों से मंगाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन क्या कहलाता है, धारणी विकास कहलाता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से हम दोहन करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे तो क्या उसको क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकी अनुपात है, यानी जीवन प्रत्याशा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है, यानी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना किसका दायित्व होता है, सरकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग, कारखानों, परिवहन के साधनों का धुआं है, यानी वायु प्रदूषण किससे होता है, उद्योगों से होता है, कारखानों से होता है, परिवहन के साधनों
का धुआं से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आणविक संरचनाओं में परिवर्तन विकास के साथ ही पर्यावरण की क्षति का कारण है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनडीपी प्रकाशित करता है। यानी मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है। यानी यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है जी, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण। एक तरफ दिया क्षेत्रक और दूसरी तरफ दिया गतिविधि। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? कृषि आता है। यानी कृषि से संबंधित व्यवसाय को प्राथमिक क्षेत्रक में रखा गया है। इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है? विनिर्माण, जैसे गन्ने से चीनी निर्माण, कपास से सूत कातना, है ना। इसको हम द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्रक, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सभी प्रकार की सेवाएं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और शैक्षिक, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हम आराम से कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तृतीय क्षेत्र की गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। तो इस प्रकार ये तीनों की परिभाषा हो गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्रक है ना। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन, वही मैंने अभी बताया था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्रक, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी उत्पाद धन के रूप में निर्मित करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। इसको हम द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि भी कहते हैं। ठीक है, यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाता है। सेवा क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करता है, यानी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देश में एक विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप जीडीपी है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस माने क्या होता है? सकल, है ना। डोमेस्टिक माने क्या होता है? घरेलू। और प्रोडक्ट माने क्या होता है? उत्पाद। तो इसको जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या है? जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर में कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रचंड बेरोजगारी। इसको हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं
और अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या और का नाम है उसका, छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, किसी कृषि कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शहरों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से निश्चित क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, मनरेगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन। संगठित क्षेत्रक यानी सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, असंगठित क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। यानी कि हमारे नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों को दो भागों में बांटा गया है, संगठित क्षेत्रक जो सरकारी द्वारा पंजीकृत होते हैं, दूसरा होता है असंगठित क्षेत्रक जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे संगठित क्षेत्र में क्या क्या हमें लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, संगठित क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश की पात्रता होती है, सेवानुदान और चिकित्सीय लाभ और पेंशन। ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में इसमें देखिए संगठित क्षेत्र में क्या होता है, इसमें रोजगार कैसे होते हैं, नियमित होते हैं, और यहाँ पर संवैधानिक अवकाश की पात्रता होती है, सेवानुदान होता है और चिकित्सीय लाभ होता है, पेंशन होती है, इसकी सुविधाएं। नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन, संगठित क्षेत्रक यानी सरकार में पंजीकृत पूर्व में पड़े हैं, और संगठित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण से बाहर। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इसमें उद्यम दिए, उपक्रम, प्रमुख उपक्रम और स्वामित्व। यह रेलवे किसके स्वामित्व में, सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी कि सरकार द्वारा पंजीकृत हैं। डाकघर भी सार्वजनिक क्षेत्र है। टिस्को क्या है, निजी क्षेत्र है। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, निजी क्षेत्र का है। तो ये थे आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 के बनलाइनर वाले प्रश्न। ये परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को सभी को आपको अच्छे से देख लेना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इसके बाद में हम आते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ये धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।